ठीक है, देखो ये फियोक्रोमोसाइटोमा से ही उठाते हैं हम वर्ड। देखो फियोक्रोमोसाइटोमा से पहली बात तो इसके अंदर तीन वर्ड्स जो हमने रखे हैं, ठीक है, वो है एक तो फियो, दूसरा है क्रोमो और तीसरा है साइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। देखो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। ठीक, फियो का मतलब है डस्की कलर, डस्की। ठीक है, क्रोमो का मतलब है कलर, साइटोमा मतलब ट्यूमर। ठीक है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में डस्की कलर ट्यूमर मेनली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डस्की कलर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है मेनली फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। दूसरी बात करें जो इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो कि डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि क्या है। तो इट इज कैटाकोलेमाइन, कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ adrenal medulla, adrenal medulla from catecholamine producing tumor of adrenal medulla from chromaffin cells, chromaffin cells। ठीक है, नॉन एज फियोक्रोमोसाइटोमा, नॉन एज फियोक्रोमोसाइटोमा। एक तो ये डेफिनेशन, ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन आप इस पे इंक्लूड कीजिए, लगाइए। ठीक, कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ठीक, फिर इसकी हम एक फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ इसको एक साथ हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या कैटाकोलेमाइन का मतलब समझते हो आप? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, वो प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर है। ठीक है, कॉर्टेक्स से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, और एड्रेनल मेडुला में भी कौन सी सेल्स है? क्रोमेफिन सेल। ठीक है, ये कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूस करती है, यही एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्यूमर हो जाए उसको हम बोलेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये फियोक्रोमोसाइटोमा है ना, ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन बनता है यहां से वो ये है, इट इज मोस्ट कॉमन एड्रिनल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन एड्रिनल ट्यूमर इन एडल्ट्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन एड्रेनल ट्यूमर इन एडल्ट्स। और हम बात करें जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ना, इट इज मोस्ट वेस्क्यूलर ट्यूमर, इट इज मोस्ट वेस्क्यूलर ट्यूमर। इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अवॉइड, अवॉइड FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो है उसको हम अवॉइड करेंगे, वो नहीं करेंगे इसमें, सीधी बात ये। देखो तीन क्वेश्चन यहां से एक साथ निकले कि फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर होता है जो डस्की कलर का होता है, पहली बात। दूसरा, कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। ठीक है, बट ट्यूमर है किसका? एड्रिनल मेडुला का। उसमें मेनली कौन सी सेल अफेक्ट हुई है? आपके क्रोमेफिन सेल्स। क्रोमेफिन सेल्स वही सेल हैं जो कैटाकोलेमाइंस प्रोड्यूस करती है, कैटाकोलेमाइंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये बहुत वेस्क्यूलर है, वेस्क्यूलर है तो इसके अंदर हम FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन जो साइटोलॉजी करते हैं निडल डाल के उसमें से सेल्स को देखने के लिए, वो इसके अंदर नहीं करेंगे, वरना ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट मैं आपका यहाँ पे
अटेंशन देने के लिए बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि एक चीज और ध्यान दीजिए। क्या? कैटेकोलामाइंस प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला। कौन कौन से कैटेकोलामाइंस है? कैटेकोलामाइंस प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये आपके कौन कौन से हैं? एपिनेफ्रिन, जिसको आप एड्रेनालिन भी बोलते हो, एपिनेफ्रिन। दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और थर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामिन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डोपामिन भी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों देके पूछ सकता है ऑल ऑफ अबव करके कि कौन कौन से उससे प्रोड्यूस होंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चलें फिर। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये ध्यान रख लेना, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, डोपामिन भी नॉर्मली सिक्रेट होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम जो इसके कॉजेज की बात करते हैं। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा के कॉजेज की बात करते हैं। ठीक, कॉजेज इसके अंदर आता है आपके जेनेटिक कॉज, जेनेटिक कॉज। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेनली वो ये उन्हीं के साथ देखा जाता है। ठीक है, इट इज मेनली एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद, इट इज मेनली एसोसिएटेड विद, मेनली एसोसिएटेड विद, ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो हार्मोन है, सॉरी डिसऑर्डर है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है आपके NF1, मेनली एसोसिएटेड विद NF1। दूसरा है आपके VHL, VHL। और तीसरा जो सिंड्रोम है वो है आपके MEN, MEN 2A एंड 2B, A एंड B। ठीक है, दोनों ये एक डिसऑर्डर है। नाम लिख दे रहा हूं, वैसे याद रख, ज्यादा याद मत रखना, एग्जाम में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कहीं स्पेलिंग रटने में लग जाओ इसके। ठीक है, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, एक तो इसके साथ देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा है VHL। ठीक है, VHL ढंग से लिखो, वोन हिप्पल, वोन हिप्पल वोन हिप्पल लिंडाउ, वोन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। तीसरा ये जो है मेन, ये है आपके मल्टीपल, तीसरा लिखिए। पहला है आपके कौन सा? NF1, हाँ जी, ये है मल्टीपल
मल्टीपल एंडोरिन टाइप 2A एंड बी, 2A एंड बी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान से समझो कि इसके अंदर जो VHL है ये इंपॉर्टेंट है। VHL से इंपॉर्टेंट कैसे है? इसके अंदर ये सिंड्रोम के साथ मान लो फियोक्रोमोसाइटोमा जनरली इन तीनों के साथ में देखा जाता है, और फियोक्रोमोसाइटोमा इसके साथ है तो क्या होगा? तो ध्यान से समझो कि फियोक्रोमोसाइटोमा यदि किसके साथ है? आपके VH1 के साथ है, VHL, हाँ VHL के साथ है, तो इट मेनली प्रोड्यूस नॉर एपिनेफ्रिन। क्या? नॉर एपिनेफ्रिन मेनली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वहां से तो सारी चीजें आ सकती है, बट मेनली क्या आता है? नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। और इनके साथ में जो ये दोनों है, ठीक है, इनके साथ में दोनों, ये बीच वाला नहीं, इन दोनों के साथ में रिलीज बोथ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एक छोटी सी बात ये याद रखनी है। ठीक है, देखो VH1 में मेनली नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होगा, और वैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकते हैं जब ये फियोक्रोमोसाइटोमा होगा। ठीक है, यदि इनके साथ एसोसिएशन है तो ये चीज देखने को मिलेगी। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मली फियोक्रोमोसाइटोमा मान लो किसी को नहीं है, एक नॉर्मल एड्रिनल मेडुला है, तो उसके अंदर से एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होता है, और फियोक्रोमोसाइटोमा होने के बाद नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, आगे चलें। ठीक, अब एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, एक 10% रूल याद रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10%। ठीक है, 10% आपको याद रख लेने हैं इसके बारे में। क्या? 10% फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर आर मैलिग्नेंट। 10% ट्यूमर मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा वाले जितने भी हैं उनमें से 10% मैलिग्नेंट होते हैं। ठीक है, और 10% जो फियोक्रोमोसाइटोमा है दीज आर बाइलेटरल, मतलब दोनों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों किडनी एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक है, 10% ट्यूमर ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा आर कैल्सिफाइड। ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन इनमें देखने को मिलता है, कैल्सिफाइड। ठीक है, और 10% फियोक्रोमोसाइटोमा टारगेट टू चिल्ड्रंस। ये 10% याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये चार देखो हम कोजेज पढ़ रहे हैं, बस अब घबराना नहीं है इससे। घबरा मत जाना आपकी यार पता नहीं आज ये कौन कौन क्या हो गया मास्टर को कि ऐसे उटपटांग नाम बता रहा है, बस अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब कोई उटपटांग नाम नहीं बताऊंगा, बस सीधी सी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म। यहां से आगे चलूं। रिपीट कर देता हूं मैं, देखो। ठीक है, कॉजेज हम पढ़ रहे हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा के कॉजेज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जेनेटिक, ये मेनली किन के साथ होता है? इन 3 जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ होता है। ठीक है, मेनली एसोसिएटेड विद दीज जेनेटिक डिसऑर्डर NF1। ठीक है, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप फर्स्ट। ठीक है, क्या होता है भगवान जाने क्या होता होगा, उसके टेंशन मत लो आप। नाम याद रखो, VHL वॉन हिपेल लिंडाउ सिंड्रोम। ठीक है, मैन मैन में मल्टीपल एंडोराइन टाइप 2A एंड 2B। ठीक है, ये ठीक है, इन तीनों में होता है। अब देखो इसमें अलग क्या है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मान लो एग्जाम में आता है तो कि VHL के अंदर मेनली नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जबकि दोनों के अंदर दोनों रिलीज हो सकते हैं।
कॉमनली पूछे, कोई नहीं पूछे, पूछे फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है, तो आप नॉरएपिनेफ्रिन बोलोगे। ठीक है, जनरली बात करें हम, जनरली मान लो मरीज को कोई बीमारी नहीं है, एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होता है, क्रोमेफिन सेल्स। ठीक है, फिर 10% वाली चीज याद रखनी है। 10% कैसे कि 10% ट्यूमर मेलिग्नेंट, बिनाइन और मेलिग्नेंट, कैंसर वाले 10% जो कोज हैं वो कैंसर वाले ट्यूमर के हैं। ठीक है, 10% बाइलेटरल है, 10% कैल्सिफाइड है, 10% टारगेटेड चिल्ड्रन, मेनली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा के परसेंटेज निकालें। अब बेफिक्र होकर ध्यान से सुनो, देखो अभी इसको हमारी तरफ करते हैं सब कुछ। देखो ध्यान से, बड़े प्यार से समझना है इस बात को। ठीक, हम शुरू कर रहे हैं, एड्रिनल मेडुला से शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपके बनाते जाइए साथ साथ। ठीक, ये आपके एड्रिनल मेडुला, ये कॉर्टेक्स, ये बीच वाला पार्ट मेडुला, ये वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, दिस वन इज मेडुला। एड्रिनल मेडुला की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग से कलर दे देते हैं, ब्लू कलर वाला। ठीक है, ब्लू कलर वाला मेडुला। मेडुला के अंदर जो सेल हैं वो कौन सी है आपके, क्रोमेफिन सेल, क्रोमेफिन क्रोमेफिन सेल्स। और क्रोमेफिन सेल्स, इनका ट्यूमर हुआ। ठीक है, ये रिलीज कर रही है क्या, कैटाकोलेमाइंस, कैटाकोलेमाइंस। ठीक है, कैटा कोलेमाइंस। ठीक है, कैटाकोलेमाइंस। आपको पता है कैटाकोलेमाइंस में भी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, तीनों की तीनों। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन प्लस डोपामाइन। बट डोपामाइन स्मॉल अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट, और ये बहुत एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, अब कैटाकोलेमाइन से हम इफेक्ट करा रहे हैं दो जगह, इसके इफेक्ट्स दो जगह पे लेके जाते हैं, एक तो यहां पे, ठीक है, और दूसरे इफेक्ट इधर लेके जाते हैं। ठीक, एक इफेक्ट करा रहे हैं हम अल्फा रिसेप्टर्स, बस इसको समझ लेना। मैं खड़ा हूं, आपको क्या दिक्कत है बताओ। देखो आपको तो एग्जाम देना है, मेरे को तो देना भी नहीं है ना। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स पे काम कराओ इसको, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऐसे नाम है पूरा। ठीक है, ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, इस पे भी काम कराओ, दोनों को, दोनों रिसेप्टर पे काम कराते हैं। ठीक है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर देखो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है, मेनली स्मूथ मसल और हर्ट मसल। ठीक है, हम काम की चीजें याद रखेंगे। ठीक है, कहां कहां प्रोड्यूस करा रहे हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक है, और हार्ट, हार्ट। ठीक है, इन पे जैसे ही हम इन पे प्रोड्यूस करा रहे हैं तो देखो ये क्या कर रहे हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज
कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, स्मूथ मसल का मतलब ब्लड वेसल से भी है मेरा। ठीक है, तो क्या होने लगेगा देखो, इंक्रीज, इसकी वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ये इंक्रीज कराया हमने। ठीक, एक चीज और हुई कैटाकोलामाइंस की वजह से। ठीक, वो भी समझिए क्या हुआ। यहां पे थोड़ा आगे ले आते हैं इसको और। ठीक है, एक और स्पेशल फंक्शन जो कैटाकोलामाइंस का है, क्या, इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑल्सो स्टिमुलेट ग्लाइकोजीनोलाइसिस, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है ना, इसके वजह से। तो इससे हमको क्या मिला भाई गिफ्ट में, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, आगे चलते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक पे काम कराओ। ठीक है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आपके प्रेजेंट है, B1 B2 रिसेप्टर, इसके भी पार्ट्स है, B1 B2 रिसेप्टर। ठीक है, तो बीटा एड्रीनर्जिक में मेनली B1, ठीक है, बीटा 1 जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो आपके प्रेजेंट है कहां पे, स्मूथ मसल, हार्ट। ठीक है, कहां कहां पे, वही स्मूथ मसल, हार्ट। ठीक है, प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं वो देखिए। ठीक, ये भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, मेन काम क्या किया, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। हाँ जी, इस पे आ जाओ वापस। अल्फा रिसेप्टर का एक चीज और आपके, एक चीज और रह गई इसमें, अल्फा रिसेप्टर में जो स्टार लगा के हम लिख रहे हैं, स्टार लगा के लिख रहे हैं, स्टार दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं आपको, कि जीआईटी पे, जीआईटी पे जो ये काम कर रहा है वो कर रहा है रिलैक्सेशन, इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन। दिख रहा है क्या, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, तो इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन ड्यू टू जीआईटी रिलैक्सेशन इट मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, क्या होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मैं दिखाता हूं, रुको नीचे से भी इसको भी। ठीक है, शायद अभी, हाँ जी, और आगे चलते हैं। इन्होंने ये जो इफेक्ट करना था कर लिया, सारा इफेक्ट कर दिया। ठीक है, मेनली हार्मोन कौन से आए, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इतना एक बार पढ़ो। ठीक है, जो भी नोट करना है करो, और हाँ बोलो उससे, जिससे मैं आगे चलूं इससे।
B2 भी, अरे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं तभी तो प्रोटीन बना है। B2 रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होता है कहां पे? रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्सेशन करवाता है B2। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। देखो इसके अलावा क्या हो सकता है कि कैटाकोलेमाइंस जो रिलीज हो रहे हैं वो और क्यों रिलीज हो सकते हैं, इसकी हम बात करें तो ये कुछ वजह से रिलीज हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट, और भी बहुत सारे फैक्टर इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट एब्डोमिनल प्रेशर, डायरेक्ट एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, तो आप विगरस पेल्पिटेशन नहीं करोगे, यहां पे विगरस पेल्पिटेशन नहीं करोगे वरना रिलीज होंगे कैटाकोलामाइंस और भी ज्यादा। ठीक है, और कैसे? ड्यू टू चेंजेस इन ब्लड सप्लाई, चेंजेस इन ब्लड सप्लाई। तो अचानक पोजीशन चेंज नहीं करोगे, अचानक पोजीशन चेंज करेंगे तो ब्लड सप्लाई चेंज हो जाएगी इसकी और कैटाकोलामाइंस रिलीज होगा। तो नो सडन पोजीशन चेंज, नो सडन पोजीशन चेंज, एक ये नहीं करेंगे। कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये भी इसके उसको रिलीज करा सकते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, नेट पे देखना कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और आगे चलते हैं, हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई बात तो आपकी 100% सही है। ठीक है, बात तो आपकी 100% सही है कि आपने इतना चीजें कर रहे हो, कॉन्स्टिपेशन भी मरीज को हो गया। ठीक है, और कराएंगे, टेंशन मतलब, अभी बीमारी तो, अभी तो पैथोफिजियोलॉजी की तरफ हम मेनली चल रहे हैं। आगे चलते हैं, देखो ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ने मेनली काम कर लिया। ठीक है, देखो यहां पे आ जाओ, यहां दिख जाएगा शायद, हाँ। एपिनेफ्रिन और आपके नॉर एपिनेफ्रिन ने काम कर लिया। नॉर एपिनेफ्रिन एक्ट हो गया, इसका एक्ट हो गया तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म होके एपिनेफ्रिन तो कन्वर्ट हुआ मेटानेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये वाला, ठीक, ये कन्वर्ट हुआ मेटानेफ्रिन, मेटानेफ्रिन। ठीक है, METANEPHRINE। ठीक है, मेटानेफ्रिन। और जो दूसरा वाला कौन सा था, नॉर एपिनेफ्रिन, ये नॉर एपिनेफ्रिन आपके कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, नॉर मेटानेफ्रिन के अंदर, मेटाबोलाइज्ड हुआ, मतलब किसमें, नॉर मेटानेफ्रिन। ठीक है, नॉर मेटानेफ्रिन। ठीक, और आगे चलते हैं, इनका फिर मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, फर्दर मेटाबॉलिज्म हुआ दोनों का, फर्दर मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, तो फर्दर मेटाबॉलिज्म जब इनका हुआ, ठीक, दिखना तो मुश्किल ही काम है इधर तो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो देख लो एक बार। ठीक है, फर्दर मेटाबॉल, नॉर मेटानेफ्रिन, मेटानेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से तो मेटानेफ्रिन बना, नॉर एपिनेफ्रिन से नॉर मेटानेफ्रिन, फिर इनका मेटाबॉलिज्म हुआ, और मेटाबॉलिज्म होके, ठीक है,
यहां पे आपको प्रोडक्ट मिला, वो कौन सा मिला? VMA, VMA, VMA। ठीक है, VMA है आपके वेनिल वेनिल वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, और एक और मिला हमको प्रोडक्ट, वो मिला आपके क्या, स्टार लगा के उसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो मिला हमको क्या? HVA, HVA, HVA से याद रखना है, HVA से याद रखना है आपको, होमो वेनिलिनिक एसिड। ठीक है, होमो वेनिलिक, LLIC एसिड। ठीक है, तो ये किस में बाहर जा रहे हैं? यूरिन में। ठीक, एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यूरिन में बाहर जा रहे हैं, तो हम इनको यूरिन में पता कर सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, यूरिन में पता कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, इतना मेहनत कर लेना। तो अब मैं बोल रहा हूं, आज ये उठपटांग नाम आ ही गए, आज आज झेल लो बस, कल से फिर वापस डायबिटीज बढ़ाएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो? ध्यान से समझो, फियोक्रोमोसाइटोमा, मैं सबको समराइज कर रहा हूं। फियोक्रोमोसाइटोमा इज कैटाकोलामाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। दिस वन इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला कंटेन क्रोमेफिन सेल्स दैट रिलीज कैटाकोलामाइन्स। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामिन ऑल्सो। ठीक, ये कैटाकोलामाइन का रिलीज ट्यूमर की वजह से तो हो ही सकता है, और कैसे हो सकता है? मान लो ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, कुछ और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हम अचानक ब्लड सप्लाई के अंदर चेंज कर दें, तो भी ये कैटाकोलामाइन्स और ज्यादा रिलीज हो सकते हैं, पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। तो इसके मैनेजमेंट में हम ध्यान रखेंगे, सडनली पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोई एब्डोमिनल प्रेशर, विग्रस आप एब्डोमिनल पेल्पेशन नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे उसको, एक ये चीज ध्यान रखोगे। और हम बात करें आगे कि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो डिप्रेस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है शायद, उसमें काम में लेते हैं, तो ये कैटाकोलामाइंस को ये भी इंक्रीज कर दे। भाई कैटाकोलामाइन करते क्या है? अल्फा रिसेप्टर पे काम करते हैं, बीटा पे काम करते हैं। अल्फा रिसेप्टर पे काम करते हैं तो स्मूथ मसल, हार्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट मिल रहा है इंक्रीज बीपी, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम। जीआईटी की बात कर, रिलैक्सेशन करके कॉन्स्टिपेशन करने का ये काम कर रहा है। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इधर से बात करें और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, उसमें उनका भी ये हैंडल करते हैं, बट यहां पे ध्यान रखना, यहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में ये कुछ भी रिलीज नहीं कर रहा है, ये खुद के हिसाब से रिलीज कर रहे हैं बस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फैटी एसिड वगैरह सभी ग्लूकोज बना देता है, और ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज बना देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगता है। और मरीज को इसके अंदर देखो हाइपरटेंशन मेनली देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन होने की वजह से मरीज को हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, हेडेक देखने को मिलेगा, पेल्पिटेशन मरीज को देखने को मिलेगा। ठीक है, पेल्पिटेशन, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसके आगे जाके मायोकार्डियम, कार्डियोमायोपैथीज होगी, रेटिनोपैथी होगी, जो हाइपरटेंशन की बीमारी होगी वो तो होगी होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसे होगा। प्लस एक चीज ध्यान रखनी है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइज्ड इनटू मेटानेफ्रिन एंड नॉर मेटानेफ्रिन, फर्दर मेटाबोलाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू वीएमए। वीएमए मत भूलना, बाकी सब चीज है। कौन सा? वेनिनाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, और HVA भी याद रख सकते हो, होमोवेनिलिक एसिड।
ठीक, तो ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, देखो ब्लड के अंदर हम मेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन भी चेक कर सकते हैं, ये यूरिन के अंदर भी चेक हम कर सकते हैं, इस फॉर्म में वीएमए के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सीधी सीधी बात करें यहाँ पे कि भैया कोजेज की बात करें, कोजेज में हमने देख लिए कि क्या क्या होगा, 3 सिंड्रोम वाली चीजें देख ली। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहां से बनता था कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो मेनली आपके जो हार्मोन रिलीज होगा वो कौन सा होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, ये याद रखना है। ठीक है, फिर 10% वाली बात है, 10% में 10% ट्यूमर इज मैलिग्नेंट, 10% क्या आपके बायोलेटरल, 10% कैल्सिफाइड, 10% आपके बच्चों को टारगेट करता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो देखो इसके ट्रायड सिम्टम है। ठीक है, ट्रायड सिम्टम है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो इसके जो जिस क्लासिकल ट्रायड सिम्टम है। ठीक है, देखो फियोक्रोमोसाइटोमा, देखो ऐसे शुरू होता है ना, फियोक्रोमोसाइटोमा, PHE, तो इससे 4 सिम्टम आपको याद रख लेने हैं ढंग से। ठीक है, PHE से 4 सिम्टम आपको याद रख लेना। कैसे कैसे याद रखोगे, P से याद रखोगे पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन, खुद की हार्ट बीट खुद को ही सुनाई देने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे जोर जोर से पेल्पिटेशन होगा। ठीक है, शेर आगे आ जाए, ठीक, कोई जानवर, हिंसक जानवर आगे आ जाए, लड़कियों को कॉकरोच दिख जाए तो पेल्पिटेशन होता है। ठीक है, समझ लो इस बात को। ठीक है, हाँ कॉकरोच से भी हो सकता है, होता ही है, होता क्या हो सकता है क्या है। एच की बात करें तो एच पे देखो आपको ध्यान रखना है, एच से मतलब है हाइपरटेंशन एंड हेडेक, हाइपरटेंशन एंड हेडेक। ठीक है, एक ये याद रखना है, और एक ई से याद रखना है एक्सेसिव स्वेटिंग, ई से एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो प्लीज, हाँ पूजा लिख रही है, छिपकली से भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो सोचिए आप, ये तीनों के तीनों साइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आ जाओ अब छोटे मोटे साइन जिनको कोई नहीं पूछता उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम की बात करें, सीधे देखो, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन, हेडेक, ठीक है, और पेल्पिटेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस होगा खूब, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, और देखो एक चीज और करते हैं ये, एक चीज और करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, एक चीज और करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर पाता सेल्स पे, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और इसी की वजह से देखो इंसुलिन क्या है कि एनाबोलिटरी हार्मोन है, चीजों को स्टोर कराता है और बॉडी के अंदर वेट बढ़ता है, बट यहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वेट लॉस देखने को मिलेगा, और मेटाबॉलिक ऑल्टर होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा आपके पेशेंट को। हाँ, बॉडी पूरी अलर्ट रहेगी, तुरंत एम्स का एग्जाम आते ही पता लग जाएगा उनको दूर दूर तक कि कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं, मायोकार्डियल चेंजेस आएंगे। ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, फ्लैंक रीजन में पेन हो सकता है, फ्लैंक रीजन में पेन हो सकता है, जैसे रीनल स्टोन में देखने को मिलता है कुछ, वैसे मैं बोल रहा हूं रेटिनोपैथी, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज, ठीक, ये सारी चीजें, वेट लॉस आपको ध्यान रखना है मेनली। ठीक, डायग्नोसिस हम कराएं तो डायग्नोसिस के अंदर सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। ठीक है, और क्या करा सकते हैं, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, ध्यान रखना 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, और 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन में क्या देखेंगे हम,
24 आवर्स यूरिन कलेक्शन फॉर VMA। सीधा एक लाइन में आंसर जाना चाहिए, VMA 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। ठीक है, उसमें VMA देखेंगे। हाँ, एब्डोमिनल पैल्पेशन बिल्कुल अवॉइड करेंगे इसमें। ठीक है, और हम बात करें आगे और क्या करा सकते हैं, तो ध्यान से समझ, एक चीज और याद आई है। ठीक है, पूर्णिमा प्रसाद, VMA की वैल्यू होती है 1300 माइक्रोग्राम। 1 मिनट। 13 1300 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा है। 1 मिनट में बताता हूं, रुकिए 1 मिनट। हाँ जी, ये इसके अंदर पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, मोर देन। VMA की बात करें जो इन्होंने बोल रहे हैं, हम पॉजिटिव कब मानेंगे, मोर देन 1300। ठीक है, 1300 VMA की जो वैल्यू होगी वो होगी मोर देन 1300 माइक्रोग्राम। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन में इससे ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो हम मानेंगे। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स है। ठीक है, तो उसको मानेंगे कि यहां ज्यादा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग एस्पेक्ट और जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी तरफ से, कि 24 आवर्स यूरिन जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो कब करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम स्पेल आउट होता है। स्पेल आउट मतलब सिंपल बात करें कि जैसे ही साइन एंड सिम्टम पैल्पिटेशन शुरू होता है, उस टाइम से हम कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है बुक्स के अंदर। ठीक है, उस टाइम से हम कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। और ध्यान से समझो आप। अब चलते हैं हम इसके मैनेजमेंट की तरफ। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। डी कोड कर लेना बोर्ड को घर जाके ढंग से, काम आने वाला है ये बहुत कुछ। हाँ जी, नेक्स्ट। मैनेजमेंट की इसकी बात करें, अब तो मिटा दिए सिम्टम, कैसे रिपीट करूं। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपके है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, देखो कैटाकोलेमाइंस जो काम कर रहे थे, कैटाकोलेमाइंस, ठीक है, वो काम कर रहे थे आपके अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा, बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, और बीटा रिसेप्टर की वजह से, ठीक है, तुरंत बीपी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तुरंत क्या हो रहा था। अच्छा, वेट लॉस का सिंपल है कि वेट लॉस क्यों होगा। देखो इंसुलिन है ना, इंसुलिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कराता है कि प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना के इकट्ठा कर देता है। ठीक है, फैट को एडिपोज टिश्यूज में भेज के इकट्ठा कर देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, भूख भी लगेगी मरीज को। ठीक है, बट वेट लॉस होगा क्योंकि स्टोर नहीं होगा, न्यूट्रिएंट का स्टोर होगा ही नहीं। ठीक है, अब समझिए बीटा ब्लॉकर, ये रिसेप्टर्स हैं, इनकी दवाई देते हैं हम इसके अंदर
कि भाई, और मान लो आपको ये रिमूवल करना है, फियोक्रोमोसाइटोमा रिमूवल करना है, हटाना है इस ट्यूमर को, तो देखो उससे पहले ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कैटाकोलामाइंस जो है इन पे इफेक्ट करेंगे अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। तो जैसे ही हम इनको बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है, जैसे ही बीटा ब्लॉकर देंगे तो बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट इफेक्ट इफेक्ट देंगे। ठीक है, इसके एंटागोनिस्ट काम करेंगे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, अचानक बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से अचानक क्या हो जाएगा, आपके इनका रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाएगा, अल्फा रिसेप्टर का रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाएगा। इनका रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई बीटा रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर दोनों काम कर रहे, बीटा ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, इसके ऑपरेशन करने से पहले की बात करें तो तुरंत अल्फा रिसेप्टर की वजह से इनका ओवर स्टिमुलेशन होगा एंड दैट मे लीड टू हाइपरटोनिक क्राइसिस। किस क्या कर सकते हैं, हाइपरटोनिक क्राइसिस कर सकते हैं, हाइपरटोनिक क्राइसिस कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में ध्यान से चलना पड़ेगा। पहले क्या दोगे, लिखते जाइए लिखते जाइए, एडमिनिस्टर 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 अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। पहले इनको ब्लॉक करेंगे, फिर अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर बिफोर 7 to 10 days, बिफोर 7 to 10 days ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जब भी आप बीटा ब्लॉकर देने जा रहे हो, ठीक है, उससे 1 से 2 वीक पहले आप क्या करोगे, पहले क्या दोगे, 7 to 10 days अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दोगे। और अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में जो आप ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी फिनोक्सीबेंजामाइन, फिनोक्सीबेंजामाइन। ठीक है, फिनोक्सीबेंजामाइन देंगे, फिनोक्सीबेंजामाइन देंगे, 10 mg बीडी के समथिंग डोज देते हैं, मेरे हिसाब से तो याद नहीं रखना चाहिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद कुछ और भी है छोटी मोटी ड्रग, जैसे डोक्साजोसिन, डोक्साजोसिन, प्राजोसिन, ये भी अल्फा ब्लॉकर ही है। इसके बाद हम पेशेंट को वॉल्यूमिक स्टेट मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सलाइन देंगे, आइसोटोनिक आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन देंगे, सॉल्टेड फूड देंगे, इससे अचानक बीपी कम होने लगेगा ना, अल्फा दे ब्लॉक कर दिया, सॉल्टेड फूड देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इनिशिएट बीटा ब्लॉकर एजेंट्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर देंगे, फिर जब एडिक्वेटली अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो बीटा मैनेजमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, तो बीटा ब्लॉकर देंगे। और बीटा ब्लॉकर की बात करें इसके अंदर, ठीक है, तो मेनली काम में लेंगे लाबेटालॉल, लाबेटालॉल। सर्जरी के दिन, सर्जरी के दिन मॉर्निंग में लास्ट डोज देंगे, 5 से 7 से 10 दिन बाद ना,
ठीक है, सर्जरी के दिन मॉर्निंग में लास्ट डोज दे देंगे। ठीक, एक इतनी बात लिखिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका, इफ मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा, मान लो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर है, तो आप एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग दोगे। क्या दोगे? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। ठीक है, कुछ कॉमन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग जो हम काम में लेते, विनक्रिस्टिन, ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स है, विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डार्का वेजाइन। इंपॉर्टेंट बात करें डाइटरी मैनेजमेंट से, जहां से कई बार हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्या करेंगे? अवॉइड टायरामाइन, ये अमाइनो एसिड है, कंटेनिंग फूड। टायरामाइन आपके कैटाकोलामाइंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? अवॉइड फर्मेंटेड फूड, अवॉइड फर्मेंटेटेड फूड। ठीक है, अवॉइड फर्मेंटेटेड फूड, जैसे कि चीज। ठीक है, चीज, बियर, वाइन, और हम बात करें कि और भी कुछ चीजें अवॉइड करेंगे, जैसे अवॉइड जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टी, कॉफी, कोकेन, कोई कोकेन अब्यूज करता है वो भी अवॉइड करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग, और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर तो अवॉइड करेंगे ही करेंगे। कीर्ति ग्रोवर ने क्या लिखा है? सर अगर हम अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं तो बीटा रिसेप्टर का रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, हो सकता है क्या? देखो, उसका ज्यादा हो रहा है तभी तो हम अल्फा को पहले प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, और टायरामिन कंटेनिंग फूड अब मैंने आपको बताया कि जो फर्मेंटेशन, पनीर हुआ, ऐसी चीजें। ठीक है, ये आपके कुछ फियोक्रोमोसाइटोमा की बात हुई। हाँ जी, अब मेरे को जो स्टूडेंट हैं जो यहां पे पढ़ रहे हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं कि उन स्टूडेंट से, हाँ जंक फूड में भी होता है, तो उन स्टूडेंट से मेरे को स्टडी के रिलेटेड बात करनी है, जो जनरली अक्सर मैं करता हूं, आपको भी बताया। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड बात करनी है। ठीक, तो वो स्टूडेंट ही रुकेंगे। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को डिस्कनेक्ट करूंगा
और एक दूसरा वीडियो फ्रेश इस पे रिलीज करेंगे। कोई लिंक नहीं भेज रहे हैं आपको, कोई लिंक नहीं भेजेंगे, ठीक है। आपको इसी पे आना है, ठीक है, वापस चैनल पे आना है, ठीक है, यूट्यूब पे अभी इसको क्रॉस करके दूसरा हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उन स्टूडेंट्स की परेशानी क्या है उस पर बात की जा सके, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। आप 225 स्टूडेंट्स हैं, 149 ओनली लाइक्स हैं, प्लीज 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 लाइक कीजिए, ठीक है। और इस संकट भरे समय में भी हम क्लासेस ले रहे हैं, उसके अंदर कुछ कॉमेडी वाली बातें भी की जाएगी, ठीक है, जो अभी क्लास होगी उसमें, ठीक, तो उसके अंदर बात कर दे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप तरुण सैनी लेक्चर्स पे थे, ठीक, और क्लासेस देख रहे थे।